एक बार आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है दोस्तों। और इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखने जा रहे हैं AWS EC2 प्राइसिंग में जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो कौन कौन से ऑप्शंस हैं, उनका क्या मतलब है। तो यहाँ पे 7 ऑप्शंस अवेलेबल हैं अभी AWS के अंदर EC2 कंसोल के ऊपर। पहला ऑप्शन जो है वो ऑन डिमांड। सो बाय डिफॉल्ट जो भी हम EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, वो ऑन डिमांड होता है। पे एज यू गो भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये हाईएस्ट प्राइसिंग मॉडल है AWS के अंदर। अब इसमें क्या होता है कि जो भी EC2 इंस्टेंस मैं बना रहा हूँ उसका ऑन डिमांड चार्ज होगा, ठीक है। वो पर आवर के बेसिस से या फिर पर सेकंड के बेसिस से AWS चार्ज करेगा। अब पर आवर जो होता है वो होता है विंडोज इंस्टेंसेस के लिए, और पर सेकंड जो होता है वो होता है लिनक्स इंस्टेंसेस के लिए, ठीक है। तो अगर मैंने कोई विंडोज इंस्टेंस रन किया और अगर मैंने उसको यूटिलाइज किया है 1 आवर 15 मिनट्स, सो उसका मतलब जो AWS चार्ज करेगा वो 2 आवर्स के लिए चार्ज करेगा, क्योंकि पर आवर बेसिस चार्जेस है विंडोज इंस्टेंस के लिए। और लिनक्स के लिए पर सेकंड के हिसाब से चार्जेस लगते हैं, तो आपको पर सेकंड का बिल आएगा लिनक्स इंस्टेंसेस के लिए ऑन डिमांड के अंदर। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, अब याद रखना ऑन डिमांड जो होता है वो हाईएस्ट जो है प्राइसिंग मॉडल है, ठीक है, और एक्सपेंसिव है। ऑन डिमांड का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई स्पाइकी वर्कलोड है, मैं क्योंकि ऑन डिमांड के अंदर मैं कभी भी इंस्टेंस का साइज जो जो स्केलिंग होती है, वर्टिकल स्केलिंग, स्केल अप स्केल डाउन कभी भी कर सकता हूँ अपने इंस्टेंस को, ठीक है। और एज पर द रिक्वायरमेंट मैं जो है अपने इंस्टेंस का साइज कभी भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक। और अपने वर्क के अकॉर्डिंग मैं इंस्टेंस को बना सकता हूँ और डिलीट कर सकता हूँ कभी भी, तभी इसको ऑन डिमांड बोल रहे हैं। फिर उसके बाद आता है स्पॉट इंस्टेंस। नाउ अभी स्पॉट इंस्टेंस क्या है। स्पॉट इंस्टेंस का मतलब ये होता है कि AWS के जो अवेलेबिलिटी जोन्स हैं, जो रीजन्स हैं, इनमें क्या है, इनमें अनयूज कैपेसिटी है इनके पास। हार्डवेयर जो है वो अनयूज हार्डवेयर पड़ा हुआ है इनके पास। वो हार्डवेयर जो है वो आपको चीपेस्ट प्राइस पे दे रहे हैं, तो आपको अप टू 90% डिस्काउंट मिलेगा बेस्ड ऑन योर सिलेक्शन, ठीक है। तो आपको 90% का डिस्काउंट मिलेगा। वो डिस्काउंट किसके ऊपर मिलेगा आपको, वो मिलेगा एज कम्पेयर टू ऑन डिमांड प्राइस, ठीक। जो और जो भी ऑन डिमांड प्राइस होगा उसके कंपैरिजन में आपको 90% का डिस्काउंट मिलेगा स्पॉट रिक्वेस्ट के अंदर। अब स्पॉट रिक्वेस्ट कैसे हम लोग समझ सकते हैं। तो अज्यूम करो मैं एक EC2 इंस्टेंस जो है, लेट्स अज्यूम कि मैं जो है T2 माइक्रो की बात कर लेता हूँ अगर, कि मैं T2 माइक्रो का इंस्टेंस जो है वो लॉन्च कर रहा हूँ, जिसके अंदर मुझे एक वर्चुअल CPU और 1 GB रैम ये ऑफर हो रही है। अब इसके लिए अगर मैं बात करता हूँ ऑन डिमांड में, तो मेरा जो अर्ली प्राइस होगा, हम अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, अभी एग्जैक्ट नहीं है बट अज्यूम कर लेते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा अभी आप कैसे चेक करोगे। तो जो अर्ली प्राइस होगा वो होगा $0.0639। अब ये है मेरा अर्ली प्राइस किसमें, ऑन डिमांड के अंदर, ठीक। सेम इंस्टेंस जो है वो मुझे स्पॉट रिक्वेस्ट के अंदर मिल रहा है $0.0031। अब ये क्या है, इसके कंपैरिजन में क्या है, सस्ता है, ठीक है। अब इस जो भी प्राइस होता है इसको हम बोलते हैं स्पॉट प्राइस। अब मुझे ये इंस्टेंस कैसे मिलेगा, तो इसमें क्या होगा, दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन ये होती है कि मैं एक बिड लगूंगा, एक बिड प्लेस करूंगा। वो बिड जो है वो जो है इस स्पॉट प्राइस से हायर होनी चाहिए। पहली रिकमेंडेशन क्यों, क्योंकि अगर मान लो मैंने यहाँ पे बिड प्लेस की 0.0031, सपोज को मुझे इंस्टेंस मिल भी गया, बट ये जो इंस्टेंसेस हैं स्पॉट इंस्टेंसेस हैं, इनकी जो प्राइसिंग होती है वो कंट्रोल होती है बेस्ड ऑन द सप्लाई एंड डिमांड। इफ देर वुड बी हाई डिमांड, ये प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। तो इन एनी केस अब मैं कोई काम कर रहा हूँ, वर्कलोड कर रहा हूँ अपने, मेरा कोई वर्कलोड चल रहा है मेरे इंस्टेंस के ऊपर, और सपोज को यहाँ से 3.2 हो गया प्राइस हाई डिमांड की वजह से, तो ये इंस्टेंस जो वो टर्मिनेट हो जाएगा, AWS इंस्टेंस को मुझसे ले लेगा वापस। मैं नहीं चाहता हूं कि प्राइसिंग की वजह से मेरा इंस्टेंस वापस जाए, तो उस केस में AWS रिकमेंड करता है कि आप जो अपनी बिड प्लेस कर रहे हो वो आप हायर प्लेस कर दो। जैसे मैं 3.9 देती, तो अब इस प्राइस तक 3.1 से लेकर 3.9 तक इंस्टेंस मुझसे नहीं ले सकता कोई भी। पहली कंडीशन थी ये। दूसरी कंडीशन क्या है, ये तो पहली कंडीशन है, दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर AWS जो है इस कैपेसिटी, ये जो कैपेसिटी है उसके जिस भी अवेलेबिलिटी जोन के अंदर हमारा इंस्टेंस डिप्लॉय होगा, उस अवेलेबिलिटी जोन, उस डेटा सेंटर के अंदर ये कैपेसिटी अगर नहीं है उसके पास, है ना। So if AWS is running out with capacity, so in that case AWS will take back this instance from you with prior 2 minute notification। तो AWS क्या है, अगर वो हार्डवेयर उसके पास नहीं है, अवेलेबल नहीं है हाई डिमांड और सप्लाई की वजह से, तो वो इंस्टेंस AWS आपसे, आप ब्रिड यहाँ पे वो नहीं देखेगा, वो देख रहा है कि हार्डवेयर ही नहीं है उसके पास। उस केस के अंदर वो आपसे इंस्टेंस वापस ले लेगा, आपको 2 मिनट की नोटिफिकेशन देगा। तो स्पॉट रिक्वेस्ट में आपको कोई भी SLA नहीं मिलता है AWS की वजह से, तरफ से कोई SLA नहीं है। 2 मिनट पहले ही वो इंस्टेंस आपसे ले लेगा। थर्ड ऑप्शन जो हमारे पास है वो है सेविंग प्लान्स का।
अब सेविंग प्लान्स क्या होते हैं? तो सेविंग प्लान से पहले थे हमारे पास रिजर्व इंस्टेंसेस। ठीक, तो सेविंग प्लान क्या है? सेविंग प्लान के अंदर हमारे पास दो ऑप्शन है, कंप्यूट और EC2। अब कंप्यूट क्या है? तो कंप्यूट में आपको जो पहले बात करते हैं जो हम की जो कोस्ट सेविंग होगी वो कितनी होगी। तो कंप्यूट के अंदर आपको जो कोस्ट सेविंग होती है वो होती है अप टू 66%। 66% का डिस्काउंट आपको मिलता है। ठीक है, और जो ये आपका EC2 सेविंग प्लान है, इंस्टेंस EC2 इंस्टेंस सेविंग प्लान, इसमें आपको मिलता है 72% का डिस्काउंट, अप टू 72%। ये सब जो है ये अप टू है। तो बेस्ड ऑन योर सिलेक्शन ड्यूरेशन यू विल गेट डिस्काउंट फ्रॉम AWS, करेक्ट। अगर हम कंप्यूट की बात करें तो कंप्यूट क्या वो मोस्ट फ्लेक्सिबल ऑप्शन है अगर हम कंपेयर करें अदर ऑप्शन से, सेविंग ऑप्शन से, सेविंग प्लान से। अब आपको जो भी ये सेविंग मिल रही है ये मिलेगी हमेशा ऑन डिमांड के कंपैरिजन में। जो भी ऑन डिमांड प्राइस होगा उसके कंपैरिजन में आपको 66% का डिस्काउंट मिलेगा या 72% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक, अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि मैं अपनी कंप्यूट जो रिक्वायरमेंट होगी, जो भी मेरी एप्लीकेशन मुझे रन करनी है या जो भी मुझे सॉफ्टवेयर रन करना है, उस सॉफ्टवेयर की कुछ स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट होगी, मुझे कितना CPU चाहिए, कितनी रैम चाहिए, उस बेसिस के ऊपर किसी भी फैमिली का इंस्टेंस मुझे मिल जाएगा। तो आपको ऑटोमेटिकली ये जो इंस्टेंस है ये किसी भी फैमिली पे अप्लाई हो जाएगा, जैसे M5 C5 या किसी भी इंस्टेंस साइज के ऊपर C5 लार्ज, C5X लार्ज, या फिर किसी भी रीजन के अंदर अप्लाई हो जाएगा। कौन सा प्लान? कंप्यूट प्लान। ये किसी भी रीजन, तो ये इंडिपेंडेंट होता है, रीजन इंडिपेंडेंट है और इंस्टेंस साइज इंडिपेंडेंट है, इंस्टेंस फैमिली इंडिपेंडेंट है। ठीक, और हम बोले तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट भी है, आप कोई भी OS चूज कर सकते हो, विंडोज लिनक्स कोई भी OS उस पर रन कर सकते हो। और किसी भी टेनेंसी के अंदर डिफॉल्ट डेडिकेटेड इंस्टेंस और डेडिकेटेड होस्ट किसी भी टेनेंसी पे इसको रन कर सकते हो। अब ये यूज कहाँ पे आएगा, इसका यूज केस क्या होगा? इसका यूज केस ये होगा कि मैं इसको लैम्डा के लिए यूज कर सकता हूँ या AWS फारगेट सर्विस के अंदर यूज कर सकता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है EC2 इंस्टेंस। जब EC2 इंस्टेंस सेविंग प्लान की बात करते हैं तो जैसे कि डिस्काउंट हम देख रहे हैं कि अप टू 72% का डिस्काउंट है। बट अगर मैं बात करूं लिमिटेशंस की तो ये तो क्या था, कंप्यूट वाले में क्या था कि हम तो इंडिपेंडेंट थे, कोई भी फैमिली चूज कर पा रहे थे, कोई भी इंस्टेंस साइज चूज कर पा रहे थे, कोई भी टेनेंसी थे, किसी भी टेनेंसी के अंदर लॉन्च कर पा रहे थे, किसी भी रीजन के अंदर लॉन्च कर पा रहे थे, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में लॉन्च कर पा रहे थे। बट EC2 के अंदर क्या होगा कि आपके एक ही फैमिली आपको चूज करनी होगी इंस्टेंस की। ठीक, आपको आपका इंस्टेंस टाइप बताना होगा, इंस्टेंस फैमिली बतानी होगी। जैसे मैंने बोला कि मैं M2 जो है M5 या M2 इंस्टेंस फैमिली में जाना चाहता हूँ, तो इस M25 और उसके साथ साथ मैं रीजन भी बताऊंगा कि मैं जाना चाहता हूँ US ईस्ट के अंदर, दैट मीन्स नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर। तो मैं M5 इंस्टेंस US ईस्ट में चाहता हूँ रिजर्व करना। ठीक है, इसको बोलते हैं EC2 इंस्टेंस सेविंग प्लान। ठीक, उस केस के अंदर अब मेरा रीजन फिक्स हो गया है और मेरा इंस्टेंस फैमिली फिक्स हो गई है। अब इस इंस्टेंस फैमिली के अंदर मैं कोई भी साइज, तो साइज इंडिपेंडेंट है, आप कोई भी साइज चूज कर सकते हो इस इंस्टेंस फैमिली के अंदर, M5X लार्ज, M5 2X लार्ज और जो भी साइजेस अवेलेबल होंगे M5 के अंदर वो साइजेस आप चूज कर सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट था, कोई भी चूज कर सकते हो, विंडोज लिनक्स और उसके अलावा कोई भी चूज कर सकते हो। टेनेंसी भी इंडिपेंडेंट होती है, आप हो जो डेडिकेटेड होस्ट है, डिफॉल्ट है या फिर डेडिकेटेड इंस्टेंस है, वो कोई भी आप टेनेंसी चूज कर सकते हो। बट रीजन जो है वो फिक्स हो जाएगा आपका किसके अंदर? कंप्यूट सेविंग प्लान के अंदर। नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारा वो है रिजर्व्ड इंस्टेंसेस। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास एक वर्कलोड है, स्टेटस काइंड ऑफ वर्कलोड, एक एप्लीकेशन है जो मुझे रन करनी है किसी तो इंस्टेंस के ऊपर, और मुझे पता है कि ये एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, लॉन्ग टर्म जो है वो प्रोजेक्ट है, जहां पे मैं अपनी एप्लीकेशन को 1 साल या जो है 3 साल के लिए यूज करने वाला, रन करने वाला हूँ। उस केस के अंदर अगर मैं ऑन डिमांड पे जाता हूँ तो ये तो हाईएस्ट प्राइसिंग मॉडल है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपने इंस्टेंस को रिजर्व कर सकता हूँ। ठीक, कितने साल के लिए? या तो 1 साल के लिए या फिर 3 साल के लिए। ठीक, अगर मैं 1 साल के लिए जाता हूँ तो मेरे पास अब दो ऑप्शन है रिजर्व इंस्टेंसेस के अंदर, जिसमें कि पहला ऑप्शन है स्टैंडर्ड, दूसरा है कन्वर्टेबल। मैं इसको एक बार यहाँ से क्लियर कर दूं तो हम अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे रिजर्व इंस्टेंसेस में मेरे पास दो ऑप्शन है, स्टैंडर्ड एंड कन्वर्टेबल। अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करता हूँ तो स्टैंडर्ड में अगर मैं 1 साल के लिए रिजर्वेशन करता हूँ, ठीक है, तो उसमें मुझे मिलेगा अप टू 40% का डिस्काउंट। और अगर मैं 3 ईयर्स के लिए जाता हूँ तो उसमें मुझे मिलेगा अप टू 60% डिस्काउंट। अगर मैं बात करूं कन्वर्टेबल में तो कन्वर्टेबल में डिस्काउंट कम होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, फीचर्स मिलते हैं एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में आपको पास लिमिटेशन होगी, तो यहाँ पे जो अगर मैं बात करूं कि 1 ईयर के लिए जो प्राइसिंग होगी तो डिस्काउंट वो होगा 31% का। ठीक, और अगर मैं बात करूँ 3 ईयर्स के लिए तो 3 ईयर्स के लिए जो डिस्काउंट होगा वो होगा 54% का।
तो ये डिस्काउंट होता है, ये डिस्काउंट है। अब बात करें अगर हम लिमिटेशंस की, तो मैं बात करता हूँ अगर स्टैंडर्ड की, तो स्टैंडर्ड के अंदर मैं अपना रीजन के अंदर विद इन द रीजन अवेलेबिलिटी जोन को चेंज कर सकता हूँ। ठीक, मैं अपने इंस्टेंस साइज को चेंज कर सकता हूँ फैमिली के अंदर, मैं अपने ओएस को चेंज कर सकता हूँ। कौन सा ओएस? सिर्फ लिनक्स ओएस के ही इंस्टेंस साइज को चेंज करता हूँ, ये याद रखना। स्टैंडर्ड के अंदर मैं लिनक्स के ओएस के ही साइज को चेंज कर सकता हूँ, नेटवर्किंग टाइप को चेंज कर सकता हूँ। जब बात आती है इंस्टेंस फैमिली की, तो स्टैंडर्ड के अंदर मैं इंस्टेंस फैमिली को नहीं चेंज कर सकता। जब बात आती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं चेंज कर सकता मैं इसके अंदर। जब बात आती है टेनेंसी की, तो टेनेंसी को चेंज नहीं कर सकता मैं स्टैंडर्ड के अंदर। जब बात आती है पेमेंट ऑप्शंस की, तो पेमेंट ऑप्शन को भी मैं चेंज नहीं कर पाता। तो ये सारी लिमिटेशंस है स्टैंडर्ड के अंदर। अगर हम बात करें कन्वर्टेबल के अंदर, तो कन्वर्टेबल में क्या होता है कि मैं अवेलेबिलिटी चेंज जोन जो है वो चेंज कर सकता हूँ, इंस्टेंस साइज चेंज कर सकता हूँ, नेटवर्किंग टाइप चेंज कर सकता हूँ। इसके साथ साथ मैं अपने इंस्टेंस की फैमिली को चेंज कर सकता हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज कर सकता हूँ। सो इंस्टेंस फैमिली इसको चेंज कर सकता हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज कर सकता हूँ, और टेनेंसी चेंज कर सकता हूँ, और उसके साथ साथ पेमेंट ऑप्शंस को भी मैं चेंज कर सकता हूँ। ये बेनिफिट मिलते हैं मुझे किसमें? कन्वर्टेबल के अंदर। नेक्स्ट ऑप्शन है डेडिकेटेड होस्ट प्राइसिंग के लिए। अब डेडिकेटेड होस्ट क्या चीज है? तो अपने को एक चीज समझनी है कि जब भी हम कोई EC2 इंस्टेंस रन करते हैं AWS के ऊपर, तो ये बाय डिफॉल्ट कहाँ पे जाता है? ये जाता है शेयर टेंडेंसी के ऊपर। अब शेयर टेंडेंसी का मतलब क्या है? इसकी टेंडेंसी जो होती है वो शेयर्ड होती है। शेयर्ड का मतलब क्या होता है कि हम बात करते हैं डेटा सेंटर आर्किटेक्चर की। ये AWS का डेटा सेंटर है जिसमें होंगे आपके पास रैक्स। अब इन रैक्स के ऊपर क्या होगा? कंप्यूटर्स जो है, होस्ट कंप्यूटर्स जो हैं वो प्लेस्ड होंगे। सपोज करो ये है होस्ट कंप्यूटर और एक ये है होस्ट कंप्यूटर। ये रैक 1 है, ये रैक 2 है। अब अगर मैं बात करूं एक होस्ट कंप्यूटर की, तो ये जो होस्ट कंप्यूटर है, होस्ट ए जो रैक 1 में है, ये जो है ये शेयर्ड है AWS के अंदर। अब यूजर ए, सपोज करो ये है यूजर ए का इंस्टेंस, किससे? AWS के अकाउंट ए से। सिमिलरली अब दूसरा यूजर, यूजर बी का भी इंस्टेंस जो वो सेम ही होस्ट कंप्यूटर पे पड़ा हुआ है, तो यूजर बी AWS अकाउंट बी। तो एक डिफरेंट अकाउंट से एक यूजर जो है उसने इंस्टेंस बनाया, वो इंस्टेंस होस्ट ए पे पड़ा हुआ है, और एक दूसरे डिफरेंट अकाउंट से यूजर ए ने जो अपना इंस्टेंस बनाया वो भी क्या है? सेम ही होस्ट पे पड़ा हुआ है। इसको हम बोलते हैं शेयर्ड टेनेंसी। तो ये होस्ट कंप्यूटर है वो शेयर्ड है, शेयर्ड अमंग मल्टीपल AWS यूजर्स एंड अकाउंट्स। तो अब क्या है? अब अपने को चाहिए, अपने पास एक कंप्लायंस रूल है जो बोल रहा है कि अपने को चाहिए आइसोलेशन। ठीक, कि जो भी इंस्टेंस आप बनाओ वो आइसोलेटेड होने चाहिए, वो किसी और यूजर्स के साथ शेयर्ड नहीं होने चाहिए प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो उस केस के अंदर हमारे पास दो ऑप्शन है। यहाँ पे तो डेडिकेटेड होस्ट लिखा हुआ है, डेडिकेटेड इंस्टेंस भी होता है, डेडिकेटेड इंस्टेंस भी होता है। ठीक, अब डेडिकेटेड इंस्टेंस पहले बता देता हूँ, फिर डेडिकेटेड होस्ट की बात करेंगे। तो उस केस के अंदर मैं AWS को बोलता हूँ कि भाई मुझे क्या है? डेडिकेटेड इंस्टेंस रन करना है। तो जब भी मैं डेडिकेटेड इंस्टेंस रन करूंगा, तो वो एक आइसोलेटेड होस्ट कंप्यूटर पे ही रन होगा, जिसके ऊपर किसी और यूजर का इंस्टेंस नहीं रन हो रहा होगा, ना किसी और AWS अकाउंट से इंस्टेंस रन नहीं हो रहा होगा। तो ये इंस्टेंस एक आइसोलेटेड होस्ट कंप्यूटर पे रन होगा, जिसको बोलते हैं डेडिकेटेड इंस्टेंस। इसके एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे, तो आपको मिल जाएगा आइसोलेशन। अब मैं क्या चाहता हूँ, मेरी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है कि मैं 5 वर्चुअल मशीन जो है अपने प्रोजेक्ट में रन करने वाला हूँ, और इन 5 वर्चुअल मशीन के लिए मुझे चाहिए 32 वर्चुअल CPU एंड 64 GB रैम या 128 GB रैम। ये मेरी रिक्वायरमेंट है। और मुझे चाहिए एक आइसोलेटेड, फिजिकली आइसोलेटेड सर्वर, जिसको मैं मैनेज करूं, जिसके ऊपर मैं डिसाइड करूंगा कि मेरे जो इंस्टेंसेस होंगे वो सिर्फ मेरे ही इंस्टेंसेस रन होंगे इस सर्वर के ऊपर, और किसी के AWS यूजर या AWS अकाउंट के वो इंस्टेंसेस रन नहीं होंगे। उसको हम बोलते हैं डेडिकेटेड होस्ट। तो उस केस के अंदर मैं AWS से परचेज कर लूंगा डेडिकेटेड होस्ट, और उस होस्ट के लिए सिर्फ मैं ही रिस्पॉन्सिबल होगा। मुझे एक फिजिकल होस्ट मिल जाएगा AWS के साइड से, जिसके ऊपर कि मैं अपने इंस्टेंसेस को प्लेस करूंगा बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। तो सिर्फ मेरे ही इंस्टेंसेस रन होंगे, उसको हम बोलते हैं डेडिकेटेड होस्ट। उसके बाद है स्केड्यूल रिजर्व इंस्टेंसेस। अब ये क्या भला है? तो स्केड्यूल रिजर्व इंस्टेंसेस का मतलब ये होता है कि मैं बोलता हूँ कि मेरे को, मैं 7 दिन के लिए एक इंस्टेंस को रिजर्व कर रहा हूँ, और उन 7 दिनों के अंदर मैं जो है 30 आवर्स यूज करूंगा इस इंस्टेंस को। तो वो उसको बोलते हैं स्केड्यूल रिजर्व इंस्टेंसेस। तो उसको मैं नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ आवर्स और मंथ के लिए मैं इसको रिजर्व कर सकता हूँ बेस्ड ऑन माई रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट है कैपेसिटी रिजर्वेशन। अब कैपेसिटी रिजर्वेशन क्या चीज है? तो कैपेसिटी रिजर्वेशन का मतलब ये होता है कि अगर मैंने कोई इंस्टेंस ऑन डिमांड में रन कर दिया, सपोज करो मैंने T2 माइक्रो ही रन कर दिया, ठीक, तो अभी ये इंस्टेंस स्टार्ट है,
चल रहा है, मैंने अपना वर्कलोड स्टार्ट कर दिया। अब मुझे ये इंस्टेंस ऑन डिमांड में 3 दिन के लिए चाहिए। ठीक है, 3 दिन का मेरा काम है, 3 दिन का मेरा प्रोजेक्ट है, 3 दिन के लिए मुझे ये इंस्टेंस चाहिए। उस केस के अंदर हो सकता है कि मैंने अभी अपना आज काम किया और उसके बाद मैंने इंस्टेंस को स्टॉप कर दिया। स्टॉप कर दिया, स्टॉप करने के बाद क्या हुआ, नेक्स्ट डे जब मैं आया और मैं इंस्टेंस को स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये इंस्टेंस जो मैंने लॉन्च किया था, सपोज करो कि ये यूएस ईस्ट 1A में लॉन्च हुआ, मतलब पहले अवेलेबिलिटी जोन के अंदर, मेरे रीजन के अंदर, नॉर्थ वर्जीनिया रीजन के पहले अवेलेबिलिटी जोन में ये लॉन्च हुआ। मैंने अपना काम किया, स्टॉप कर दिया, शट डाउन कर दिया क्योंकि चार्जेस ना बढ़े। ठीक, उसके बाद जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट डे, तो ये इंस्टेंस स्टार्ट नहीं हो रहा। क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा? क्योंकि ये कैपेसिटी जो है ये AWS के इस डेटा सेंटर के अंदर अवेलेबल ही नहीं है उस केस में। अब इस केस के अंदर मैं क्या करूं, मेरे पास क्या ऑप्शन है? तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मुझे पता है कि मेरा वर्कलोड जो है वो 3 दिन के लिए है, और मुझे एश्योरेंस चाहिए, एक SLA चाहिए किससे, AWS से, कि ये जो कैपेसिटी है ये मुझे 3 दिन के लिए मिलेगी हमेशा। तो उस केस के अंदर मैं जो है कैपेसिटी रिजर्वेशन कर दूंगा, इस कैपेसिटी को रिजर्व कर लूंगा नंबर ऑफ डेज के लिए एज पर माई रिक्वायरमेंट। तो ये सातों प्राइसिंग मॉडल हैं। आई होप ये आप सबको क्लियर हो गए होंगे अच्छे से। ठीक है, मैं आपको AWS के कंसोल पे दिखा देता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड में AWS के कंसोल पे अगर आप जाओगे, तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है स्पॉट रिक्वेस्ट। स्पॉट रिक्वेस्ट में आप जाके प्राइसिंग हिस्ट्री चेक कर सकते हो, तो प्राइसिंग हिस्ट्री पे क्लिक करना, वहां पे आपको दिखाएगा स्पॉट प्राइस, ऑन डिमांड प्राइस। तो अगर मैं कोई भी इंस्टेंस यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ T2 माइक्रो। ठीक, तो T2 माइक्रो में 1 वर्चुअल CPU 1 GB रैम अपने को मिलती है। प्लेटफॉर्म जो है लिनक्स यूनिक्स, तो आप OS भी सिलेक्ट कर सकते हो, बेस्ड ऑन द OS भी प्राइस आपका डिपेंडेंट करता है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आप चूज करने वाले हो। सपोज करो मैं विंडोज कर रहा हूँ, और जो मेरा रेंज है, डेटा रेंज जो है वो क्या है, 1 वीक का है। तो अब आप देखो कि बाकी सभी अवेलेबिलिटी जोन में आप यहाँ पे पर्टिकुलर अवेलेबिलिटी जोन के अकॉर्डिंग भी सिलेक्ट कर सकते हो अपना फिल्टर, या इंस्टेंस टाइप के अकॉर्डिंग कर सकते हो। मैं अवेलेबिलिटी जोन के अकॉर्डिंग जा रहा हूँ। तो ये सारे अवेलेबिलिटी जोन्स हैं जो आपको दिखा रहा है। अब डिफरेंट डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन के अंदर डिफरेंट प्राइस है। वो बेस्ड है कि अब, क्योंकि हर अवेलेबिलिटी जोन में हार्डवेयर जो है वो डिफरेंट है ना। अवेलेबिलिटी जोन होता है वो क्या होता है, आइसोलेटेड होता है इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर। तो उसी के बेस पे प्राइस है। अगर मैं ऑन डिमांड प्राइस की बात करूं, तो यहाँ पे देखो ऑन डिमांड प्राइस है $0.0162। वही अगर मैं इसको लेकिन जा रहा हूँ स्पॉट में, तो स्पॉट का प्राइस है 0.0112 यूएस ईस्ट 1 में। ठीक, जो कि अगर आप कंपेयर करोगे किससे, ऑन डिमांड से, तो कम है। यहाँ पे 62 है, हमारे पास 12 है। अगर मैं बात करूं यूएस ईस्ट 1B की, तो 1B में और कम है, $0.0081 है प्राइस। तो यहाँ पे और सस्ता है। अगर मैं 1C की बात करूं, तो यहाँ पे क्या है, एज कम्पेयर टू 1A थोड़ा सा महंगा है। अगर मैं बात करूं 1D की, तो 1D में सस्ता है एज कम्पेयर टू 1A और 1C। ठीक उसी तरह से आप अपना प्राइसिंग यहाँ से चेक कर सकते हो। अब यहाँ से प्राइसिंग हिस्ट्री चेक करने के बाद आप अपनी जो सब स्पॉट रिक्वेस्ट है उसको प्लेस कर सकते हो। यहाँ से रिक्वेस्ट स्पॉट इंस्टेंस कर सकते हो, इस पर क्लिक, और अपनी स्पॉट रिक्वेस्ट को प्लेस कर सकते हो एक हायर प्राइस के ऊपर। ठीक, तो प्राइसिंग हिस्ट्री में जाकर के पहले ऑन डिमांड का चेक कर लेना, ऑन डिमांड के बाद फिर आप क्या करोगे, जो यहाँ पे स्पॉट प्राइस है उसको चेक कर लोगे, और उसके बीच का एक प्राइस जो है आप जो है वो बिड में डाल दोगे, और स्पॉट इंस्टेंस आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है सेविंग प्लान। सेविंग प्लान जैसे मैंने आपको बताया, मेरे पास दो प्लान है, एक तो है कंप्यूट, दूसरा है EC2। कंप्यूट में मिलेगा 66% का डिस्काउंट, और EC2 में मिलेगा 72% का डिस्काउंट। EC2 जो होता है वो जो है वो रीजन डिपेंडेंट है और फैमिली डिपेंडेंट है। ये जो है कंप्यूट सेविंग, वो रीजन इंडिपेंडेंट है, फैमिली इंडिपेंडेंट है, साइज इंडिपेंडेंट है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट है, और टेनेंसी इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट है रिजर्व इंस्टेंसेस। रिजर्व इंस्टेंसेस में हमारे पास दो टाइप के इंस्टेंसेस होते हैं, कन्वर्टेबल इंस्टेंसेस और स्टैंडर्ड इंस्टेंसेस। डेडिकेटेड होस्ट है, स्केड्यूल इंस्टेंस है, कैपेसिटी रिजर्वेशन है, जिनके बारे में हमने बात की थी। तो ये हमारे पास EC2 के प्राइसिंग मॉडल्स हैं। होप सबको क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में डालो। चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट मैं गूगल का क्लाउड की भी सीरीज को अपलोड करने वाला हूं। तो उसमें जो है मैं GCP का क्लाउड इंजीनियर एसोसिएट सर्टिफिकेशन है, वो मैं उसकी वीडियोस जो है रिकॉर्ड करूंगा और वो अपलोड करूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरी वीडियो शेयर करो, चैनल को शेयर करो, और लोगों तक पहुंचाओ कि लोग जो हैं वो बेनिफिट ले सकें टेक्निकल कोर्सेज का। ठीक है, क्लाउड के ऊपर, और मैं तीनों क्लाउड की वीडियोस को डालने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें हम बात करेंगे अब अगले जो डिस्क है, स्टोरेज है EC2 इंस्टेंस की, उसके बारे में, और स्नैपशॉट के बारे में, और कैसे हम रिस्टोर करेंगे स्नैपशॉट्स को, उसके बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।